राजदारी पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी पर आज समाअत हुई। अर्जी गुजार ने ऐप की नई पॉलिसी को राजदारी के खिलाफ वर्जी बताया है। अर्जी गुजार के मुताबिक व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी के खिलाफ मरकजी हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने अर्जी पर समाअत करते हुए इस पर नोटिस जारी नहीं किया है। इस मामले में अगली समाअत अब 25 जनवरी को होगी। छब्बीस जनवरी को किसानों की मुजव्वजा ट्रैक्टर रैली के हवाले से फैसला दिल्ली पुलिस करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर समाअत करते हुए कहा है कि कौमी राजधानी में किसानों के दाखिल होने के ताल्लुक से पुलिस को फैसला करना है। अर्जी गुजार ने मुजव्वजा ट्रैक्टर या ट्रॉली मार्च या किसी और मुजाहरे पर पाबंदी की दरख्वास्त अदालत से की थी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की सरबराही वाली बेंच ने इस अर्जी पर समाअत की। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर किसानों की जो ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि राजधानी दिल्ली परिक्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने और बिगाड़ने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, लिहाजा इस मामले में कोई भी आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि इस पूरे ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई स्पष्ट आदेश जारी करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस एक्ट के मुताबिक उसके पास पर्याप्त अधिकार है और वो ये बेहतर समझती है कि राजधानी दिल्ली के परिक्षेत्र में किसको एंट्री दी जाए और किसको एंट्री ना दी जाए, यह दिल्ली पुलिस तय करेगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई बुधवार तक टाल दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके यह भी मांग की गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कमेटी बनाई है, उस कमेटी को लेकर एक नई निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए। उस अर्जी पर भी सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि आने वाली 26 जनवरी को जो किसान ट्रैक्टर रैली निकालने के हद में है, जिद में है, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। बीजेपी लीडर राज्यवर्धन सिंह राठौर का कहना है कि ज़राई कवानीन पर किसानों का एहतजाज खत्म होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि रास्तों को खोल दिया जाना चाहिए। राज्यवर्धन सिंह राठौर के मुताबिक यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर रैली की मांग दुरुस्त नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर। सर, किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। किसान अभी भी वही मांग पड़े हुए हैं कि तीनों जो कृषि बिल हैं उनको वापस ले सरकार। देखिए, इस पे लंबी बातचीत भी हो चुकी है, कई दौर हो चुके हैं बातचीत के। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया। फार्म के जो लॉज हैं उन पे स्टे लगाकर एक उन्होंने कमेटी गठित कर रही है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कदम उठाया किसान और सरकार के ऊपर विश्वास करते हुए कि अब आगे चर्चा सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी के नीचे होगी, तो फिर किसानों को रास्ता जो रोका हुआ है वो नहीं रुकना चाहिए। बहुत से जो ट्रेडर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उन्हें परेशानी हो रही है। बहुत अलग अलग तरह की तकलीफ़ें हो रही हैं। देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है, अलग अलग तरह का नुकसान हो रहा है। लेकिन सर, इस बार एक समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। किसान जो संगठन है वो इस मांग पर भी अड़ गए हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन जब पूरे देश का एक सम्मान राजपथ पर दिखाई देता है तो वो उसके पैरेलल दिल्ली में अपनी एक वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। ये रिपब्लिक डे परेड पूरे देश की दुनिया देखती है और एक बहुत बड़ा संदेश जाता है हमारी स्वतंत्रता का, हमारी लोकतंत्र का, हमारी शक्ति का, हमारी एकता का। और रिपब्लिक डे परेड जरूर मनाएं। हम भी जब छोटे थे तो अपने अपने गांव में, अपने अपने स्कूलों में बनाते थे। सबको बनानी चाहिए, लेकिन अपने अपने गांव में बनाइए, अपने अपने शहरों में बनाइए। ये जो जिस तरह का मैं सुन रहा हूँ कि सब दिल्ली के रिंग रोड के ऊपर, ये तो लॉ एंड ऑर्डर को अस्त व्यस्त करने की एक नीति लग रही है, मेरे को एक योजना लग रही है। सरकार इसके ऊपर अपना पक्ष रखेगी, जो भी निर्णय होगा वो होगा, लेकिन जरूर बनाइए रिपब्लिक डे, लेकिन अपने अपने गांव में बनाइए, अपने अपने कस्बों में बनाइए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18 दिल्ली। भोपाल में कर्फ्यू का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अर्जी गुजार ने कर्फ्यू के निफाज को लेकर स्टेट वक्फ
ट्रिब्यूनल से रुजू किया है। मोहम्मद सिराज की अर्जी को ट्रिब्यूनल ने समाअत के लिए कबूल कर लिया है और राजदेव ट्रस्ट को नोटिस जारी किया गया है। ख्याल रहे कि जमीन पर कब्जा दिलाने और तामीरात को लेकर कदीम भोपाल के 3 थानों में लगाया गया कर्फ्यू देर रात हटाकर दफा 144 का निफाज कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि कदीम भोपाल के हनुमानगंज, टीला जमालपुर और गौतम नगर में जमीन तनाजा को लेकर जिला इंतजामिया की जानिब से कर्फ्यू का निफाज किया गया था, जबकि शहर के 8 थानों में दफा 144 का निफाज किया गया था। हालात साजगार होने के बाद जिला इंतजामिया ने रात 12 बजे के बाद से 3 थानों में कर्फ्यू को हटाकर दफा 144 का निफाज कर दिया है। चलिए इसी मामले पे मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, ट्रिब्यूनल ने अर्जी को तो एक्सेप्ट कर लिया है, क्या लगता है अब इस मामले पर समाअत कब होगी? सर भाई बता दें कि पूरा मामला पेचीदा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि अभी तक जो है इंतजामिया के जरिए बताया जा रहा था कि कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो एक पटिशन दिलवाने की जो है कोशिश की जा रही है। अब इनका ये कहना है, जो मोहम्मद सलमान ने अपने वकील जो है रफी जुबैरी के साथ जो अर्जेंट जारी की लगाई है, उसमें उन्होंने कहा है कि तमाम चीजों पर हुक्म जो है इंतजामिया पर्दा डाल रही है और ऐसा कोई ऑर्डर कहीं से नहीं आया है। अगर कोई ऑर्डर है तो हमें दिखाया जाए, लेकिन इंतजामिया ने अब तक उनको कोई ऑर्डर दिखाया नहीं है, बल्कि अब उन्होंने अर्जेंट हियरिंग को लेकर वक्त ट्रिब्यूनल में जो है अर्जी लगाई थी, जिस पर उसको तस्लीम कर लिया है और जो है राजदेव ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया गया है। साहिबा जी बिल्कुल, और 3 थानों पर जो कर्फ्यू लगाया गया था उसको अब दफा 144 लगा दी गई है, तो ऐसे में अब आगे का क्या है कि अभी भी हालात ठीक नहीं है? साहब हम बता दें कि पूरे मामले में हालात पुरअमन है, कहीं पे कोई कशीदगी नहीं है। जहाँ पर कर्फ्यू था वहाँ पर 144 का निफाज कर दिया गया है और जहाँ पर 144 था वहाँ से सब वो पूरे मामले को हटा लिया। पूरे शहर में मामला जो हमने सुकून से चल रहा है, लेकिन उसमें अदालत की जो चीज है कार्रवाई जो थी उसमें हमें देख रहे कि एक नया टर्न आया कि अभी तक इंसानियत जो कह रही थी कि अदालत के फैसले के बाद पटिशन दिलवाने की कार्रवाई की गई है, वहां पर जो है अर्जी गुजार का कहना है कि ऐसा कोई फैसला नहीं आया। तो 13 जनवरी का जो हवाला दिया जा रहा है, 13 जनवरी को जबलपुर हाईकोर्ट में 4 हफ्ते का टाइम देते हुए सबको नोटिस जारी किया था और यहाँ पर जो है ट्रिब्यूनल में जो है वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट देकर अर्जेंट हियरिंग को लेकर इसलिए उन्होंने अपील की है, जिसको तस्लीम कर लिया गया है और नोटिस जारी कर दिया गया है। तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मंशियात केस में नवाब मलिक के दामाद समीर खान को अदालत ने 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। आज समीर को मुंबई की एस्प्लेंड अदालत में पेश किया गया। ख्याल रहे कि मंशियात से जुड़े मामले में एजेंसी ने उन्हें 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं है तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। एक तरफ हम मार्स पर पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं
ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। तो इस वक्त की बड़ी खबर मगरबी बंगाल से आ रही है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की रैली हुई। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ममता बनर्जी ने ऐलान किया है। आपको बता दें, ज़राई कवानीन पर किसानों के साथ तृणमूल कांग्रेस रहेगी। ममता बनर्जी ने अपनी रैली में खिताब करते हुए ये बात कही। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी किसानों को लूटना चाहती है। तो आपको बता दें, इस वक्त जो सबसे अहम मुल्क भर में जो मुद्दा चल रहा है किसानों के एहतजाज का, ज़राई कवानीन को लेकर, ऐसे में नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने अपनी रैली के दौरान चुनाव लड़ने का ऐलान किया है नंदीग्राम इलाके से। और आपको बता दें, ममता बनर्जी ने अपने खिताब में कहा है कि ज़राई कवानीन पर किसानों के साथ है तृणमूल कांग्रेस। तो आपको बता दें, इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं मगरबी बंगाल से। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की रैली में ममता बनर्जी ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। और आपको बता दें, ज़राई कवानीन के हवाले से बेहद अहम बात सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस ज़राई कवानीन के साथ है। ज़राई कवानीन में किसानों के साथ है ज़राई कवानीन को लेकर। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी किसानों को लूटना चाहती है। ममता बनर्जी का कहना है कि ज़राई कवानीन पर किसानों के साथ खड़ी रहेगी तृणमूल कांग्रेस और किसानों के साथ है तृणमूल कांग्रेस। और इसके साथ ही नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ममता बनर्जी ने ऐलान किया है। तो आपको बता दें, मगरबी बंगाल में इंतखाबात से कबल नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने रैली की, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। और इस वक्त जो अहम मुद्दा चल रहा है ज़राई कवानीन को लेकर, इस हवाले से ममता बनर्जी ने अपने खिताब में किसानों का साथ देने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि ज़राई कवानीन के हवाले से जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है वो किसानों के साथ है। और साथ ही ममता बनर्जी ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जो बीजेपी पार्टी है वो किसानों को लूटना चाहती है और ज़राई कवानीन इसका एक जरिया हो सकते हैं। तो बेहद अहम खबर मगरबी बंगाल से हम आपको बता रहे हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने रैली की है, जिसमें उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद और सूरत के लिए आज अहम दिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे मरहले और सूरत मेट्रो का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मेट्रो प्रोजेक्ट से आवाम को फायदा पहुंचेगा। प्रिय वड़ा प्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, लाइव से फास्ट लाइव
और फास्ट लाइफ से सुपर फास्ट लाइफ। ये है अहमदाबाद, भारत का पहला हेरिटेज सिटी, जहां स्वर्णिम इतिहास के साथ सुनहरे भविष्य का भी निर्माण हो रहा है। और इसी का बेस्ट एग्जाम्पल बनेगी अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो रेल, फ्यूचर रेडी शहर का फ्यूचरिस्टिक विजन। इस शुभारंभ के लिए मैं गुजरात के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहनों, आज 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है। 17,000 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि कोरोना के इस काल में भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर देश के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का या तो लोकार्पण किया गया है या फिर नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। साथियों, अहमदाबाद और सूरत दोनों गुजरात की और भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त करने वाले शहर हैं। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में अब मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक एक कॉरिडोर बनेगा और दूसरे कॉरिडोर से जीएनएलयू और गिफ्ट सिटी आपस में जुड़ेंगे। इसका लाभ शहर के लाखों लोगों को होगा। कोरोना के खिलाफ टीकाकारी का सिलसिला जारी है। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ तर रियासतों में टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक 2,24,000 से ज्यादा अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। जराये के मुताबिक 447 अफराद पर मनफी असरात की भी खबर है। इसी बीच मुल्क में कोरोना के मामलों में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 13,788 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले साल जून के बाद कोरोना के नए मामले 15,000 से कम दर्ज किए गए हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 2,08,000 हैं। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 14,457 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 145 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 1,11,342 अफराद कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि अब तक 1,05,71,773 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। बात करेंगे मुरादाबाद की। मुरादाबाद में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद वार्ड बॉय की हुई मौत के मामले में सीएमओ का बयान आ गया है। सीएमओ के मुताबिक वार्ड बॉय की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताई गई है। अहले खाना ने अंदेशा जाहिर किया था कि टीका लगवाने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई थी। दिल्ली में पुलिस को एक नई सौगात दी गई है। पुलिस वालों को एक नई मोटर व्हीकल दी गई है, जिसमें मुजरिमों को पकड़ने में आसानी होगी। नक्सली प्रभावित इलाकों में किस तरह से सीआरपीएफ ऑपरेशन को अंजाम देती है, और इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक ऐसा सुपर बाइक जो सीआरपीएफ और डीआरडीओ के संयुक्त प्रयास के द्वारा तैयार किया गया है। और इस बाइक की अगर खासियत की अगर बात करें तो ये बाइक कम एम्बुलेंस जो है वो बना हुआ है। और किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बाइक को
एम्बुलेंस के रूप में तैयार किया गया है। और जिस तरह से अगर नक्सली प्रभावित इलाकों की अगर बात करें तो नक्सली प्रभावित इलाके में अक्सर होता है कि वो जंगल और पहाड़ का इलाका होता है और वहाँ से निकलना और वहाँ से अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसको लेकर निकलना बहुत मुश्किल भरा होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक सुपर बाइक का निर्माण किया गया है। और अगर इस बाइक की अगर बात करें तो देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ तमाम आधुनिक उपकरण और तमाम जो मेडिकल से जुड़े हुए तमाम उपकरण जो हैं वो इसमें लैस हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की जो व्यवस्था है, इसके साथ ही आप जो ये आप सामने जो बोर्ड देख रहे हैं, ये जो पेशेंट हैं, जो पेशेंट का जो पल्स है वो बाकायदा उसको उसमें चल रहा है और उसके जो तमाम जो हेल्थ से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो देखा जा सकता है। नीचे देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। सीआरपीएफ के डीजी एपी महेश्वरी साहब हमारे साथ में हैं। सर, बहुत ही शानदार बाइक बनाया है, इसके बारे में किस तरह से आप लोग सोचे, उसके बाद काफ़ी समय के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसके बारे में बताइए। सीआरपीएफ बहुत ही दुर्गम स्थानों पर भी आंतरिक सुरक्षा का कार्य कर रही है और वहाँ पर ऐसे स्थान भी हैं जहाँ सड़क या अन्य सुविधाएं नहीं हैं, तो जहाँ पर जो काम करते करते हताहत होते हैं हमारे सैनिक, तो उनको चिकित्सा सुविधा के लिए तुरंत लाने की व्यवस्था हम करते हैं। हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस, एयर लिफ्टिंग की भी सुविधाएं की है, लेकिन फिर भी ऐसे स्थान हैं जहां पर कि हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता या कैजुअलिटी इवैक्यूएशन मुश्किल है। ऐसी जगह पर रक्षिता बहुत ही वरदान साबित हुई है। दूसरा एक जो बहुत बड़ा काम हम इससे कर पाएंगे वो ये है कि हम ये कार्य संस्कृति है इस बल की कि जहाँ पर भी जाती है वहाँ स्थानीय समुदाय से मिल कर के काम करती है। और जब हम स्थानीय समुदाय के से घनिष्ठता बढ़ाते हैं तो हम हर तरह का सहयोग करते हैं। और ऐसे कई मामले आते हैं, चाहे किसी महिला को चिकित्सा सुविधा देनी हो, शिशु को देनी हो, किसी वयस्क को देनी हो, तो ये हमें सहूलियत प्रदान करेगी कि हम उन्हें तत्काल अच्छी सुविधा जितनी मौके पे देते हैं वो तो दे ही सकें, लेकिन उनको रक्षिता के माध्यम से निकटतम चिकित्सा केंद्र पर भी ला सकें। जो टेररिज्म वाला इलाका है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पे आतंकियों से आप लोग भी सामना करते हैं, तो क्या आने वाले दिन में इसका प्रचार प्रसार करते हुए और आगे जो दूसरे इलाके हैं क्या उन जगहों पर भी इसको लेकर जाएंगे, जम्मू कश्मीर? देखिए, ये तो एक माध्यम है। अब जैसी जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी, जैसे मैं अपने भाषण में अभी कह रहा था कि इवन दंगा निरोधक बल भी कई स्थानों पे जाते हैं, गलियां छोटी होती हैं, लेकिन ये हमारा दायित्व है, कोई भी अगर घायल है वहाँ पर तो ये दायित्व है फौज का कि उसको चिकित्सा के लिए लेके आए। तो हो सकता है कि अर्बन एरिया में भी ये कारगर हो और सेमी अर्बन एरियाज में भी कई दफ़े हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पर भी तो ये तो एक सुविधा है, परिस्थितियों के अनुकूल जहाँ भी ये लाभकारी होगी इसका हम प्रयोग। सीआरपीएफ चाहे जंगल का इलाका हो, पहाड़ का इलाका हो या चुनावी ड्यूटी का मामला हो, तो हर जगह पे पहुंच करके सीआरपीएफ के जवान अक्सर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं और उसके लिए ये सुपर बाइक कहीं न कहीं सीआरपीएफ के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रिस्बेन टेस्ट जीतने के लिए टीम इंडिया को मजीद 324 रन बनाने हैं। चौथे दिन के खेल में बारिश से रखना डला और टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज सिर्फ 11 गेंद ही खेल सके। रोहित शर्मा ने 4 रन बनाए। इससे कबल टीम इंडिया के नातजुर्बेकार गेंदबाजों ने अच्छी डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया और ऑस्ट्रेलिया को 294 रन पर रोक दिया। मोहम्मद सिराज ने 74 रन देकर 5 विकेट झटके, जबकि शार्दुल ठाकुर ने 61 रन पर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी तरह पहली बारी की बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया को 328 रनों की सबकत हासिल हुई। ख्याल रहे कि सीरीज 1-1 से बराबर है। ब्रिस्बेन में जो टीम जीतेगी सीरीज उसके नाम होगी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए टीम इंडिया के लिए ड्रॉ काफी है, लेकिन ट्रॉफी जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को सीरीज जीतना होगा। चाहे लता मंगेशकर हो या सचिन तेंदुलकर, उन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है बायजूस यंग जीनियस में। नमस्कार। तेंदुलकर सिर्फ 17 साल के थे जब उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा। लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना 13 साल की उम्र में रिकॉर्ड किया। जी हां, एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र में ही हो जाती है। हमने भी ढूंढ निकाले हैं कुछ ऐसे ही जीनियसेस और हमारा मकसद है इस मंच के जरिए इनकी काबिलियत को जग जाहिर करना। न्यूज़ 18 नेटवर्क की इस नायाब कोशिश का नाम है बायजूस यंग जीनियस।
देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और कई तरह के रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनमें एक स्पार्क है। चलिए मिलते हैं हमारे पहले यंग जीनियस से, जिन्हें खुद म्यूजिकल जीनियस AR रहमान द एम्बेसडर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहते हैं, लिडियन नादस्वरम। I started to tour around the world and I have performed approximately around 500 concerts. I'm capable of playing any piece and 2 pianos. I'm dying to hear him play यार, आनंद उसको कुछ बजवाओ यार। मैं भी वही कह रहा हूँ, आप शुरू कीजिए और फिर लिडियन यहाँ फॉलो करेंगे। रेगा रेगा मा ध ब ब ग रे म ग रि ध नि ध रि नि रि ध नि ध ब ध नि ध रि ग म रे ग ध रे ग म ब ध नि ब ध म ब ध नि ध रि ग म रे ग ध रि नि ध ध नि ब ध म ब ग म रे ग ध। एक पियानो प्रोडिजी जिन्होंने 2019 में दुनिया के 195 देशों के कंटेस्टेंट्स को हराकर जीता द वर्ल्ड्स बेस्ट का टाइटल। आइए मिलते हैं मेघाली मालविका से। I'm Meghalaya Malvika Swai. I'm from Bhubaneswar and I'm 14 years old. People call me the human search engine, the human atlas and even the Google girl of India. The truth is I never really memorized stuff for records. It's just that once I study them it gets stored in my brain. सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, नॉर्वे का वो कौन सा गांव है जिसका दुनिया में सबसे छोटा नाम है? It's got the shortest name in the world. There's a village named A. Just A. And it's located in the northern part of Norway, below an archipelago. It's called the Lofoten archipelago. बिल्कुल सही जवाब आपका। Radcliffe Line का जब जिक्र होता है, अगला सवाल, तो किन देशों का नाम आता है? Radcliffe Line is a line between India and Pakistan. It was during the partition time, India and Pakistan that included Bangladesh. Correct. So that's the Radcliffe Line. बहुत बढ़िया। एक समुद्र है जिसका कोई तट नहीं। Which sea is that? Sargasso Sea, and it's in Atlantic Ocean. It's beside North America. Although it does not have any coast, but it's near North America and it's in Atlantic Ocean. It's in Atlantic Ocean. Sargasso Sea. बिल्कुल सही जवाब। और भी है रास्ते जीवन साथी पाने के।